शायद हिंदुस्तान बिखर गया होता, लेकिन उन्होंने वो मैच्योरिटी दिखाई और इस प्रकार का संविधान था हमको जिसमें ये सब चीजें मिली। आज जैसा यहाँ मन से कहा गया, वही संविधान खतरे में, वही संविधान खतरे में है। और किससे खतरे में है? उन लोगों से खतरे में है जो आज हुकूमत में बैठे हैं। बाहरी लोगों से कोई खतरा नहीं है, खतरा है भीतर बैठे हुए लोगों से। मैं तो उसी भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य था। आप जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री भी रहा, पार्टी में भी बहुत काम किया, लेकिन 2018 आते आते मुझे पार्टी छोड़ने पर विवश होना पड़ा। I was compelled to leave the party। क्यों? क्योंकि मैंने देखा कि 4 वर्षों में इन्होंने बिल्कुल गलत रास्ता पकड़ लिया और आज जो कुछ हो रहा है इस देश में, उसका अंदेशा मुझे उस समय था और इसीलिए मैंने तय किया कि मैं उसके खिलाफ संघर्ष करूंगा। यहाँ पर नागरिकता का कानून एक बड़ा भारी मुद्दा बना हुआ है। सॉरी, आपके ऊपर थोप दिया गया। पूरे देश में इनकी मंशा थी कि वो सीएए लागू करेंगे और एनआरसी करेंगे, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बनाएंगे। होम मिनिस्टर ने लोकसभा में खड़े होकर वक्तव्य दिया और उसी समय मुंबई से जो गेटवे ऑफ इंडिया है, मुझे याद है शरद पवार जी आए थे मुझे विदा करने के लिए। गेटवे ऑफ इंडिया से 9 जनवरी, जिस दिन महात्मा गांधी लौट कर आए थे दक्षिण अफ्रीका से और वहीं लैंड किए थे गेटवे ऑफ इंडिया पर, वहां से मैंने एक यात्रा निकाली और हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हुए मैं 30 जनवरी को दिल्ली पहुंचा गांधी समाधि। और रास्ते भर जहां जहां मुझे मौका मिला मैंने नागरिकता कानून का विरोध किया, लोगों को समझाया कि इसमें कितना गलत हो रहा है असम के साथ और कितना गलत हो रहा है बाकी देश के साथ। यहां तो उन्होंने थोप दिया उसको, लेकिन पूरे देश के ऊपर वो नागरिकता का कानून वो इसलिए नहीं लागू कर पाए। पहले तो कहते रहे कि कोविड के बाद लागू करेंगे, कोविड के बाद लागू, तो कोविड खत्म हो गया, काफी कुछ सामान्य हो गया, अभी लागू नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो जल्दीबाजी में बनाया हुआ बेवकूफी का कानून है, वो लागू हो ही नहीं सकता। उसके नियम कानून कायदे अब तक नहीं बने। आप जानते हैं कि पार्लियामेंट में जो लॉ बनता है, सारे सांसद यहाँ बैठे हैं, उस लॉ के बाद उसके नियम बनते हैं, रूल्स, उसका नोटिफिकेशन होता है, तब वो लागू होता है। आज तक सीएए का कानून का नियम नहीं बना, इसलिए वो लागू नहीं है। और अगर किसी ने जरूरत की लागू करने की, तो मैं यहाँ घोषणा करके जाना चाहता हूँ कि हम लोग उसका जोरदार विरोध करेंगे। अगर मैं राष्ट्रपति भवन में हुआ तो उस कानून को मंजूरी नहीं दूंगा, और अगर बाहर रहा तो हम उसका विरोध करेंगे। ये जनता के भविष्य के साथ, भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि संविधान और संविधान के प्रावधानों का, संविधान के मूल्यों के रक्षा के लिए आज हम सबको खड़ा होना। और मैं आज यहाँ पर असम आया हूं, नॉर्थ ईस्ट की और राजधानियों में जाता, लेकिन वक्त की कमी है
कई लोगों से बातचीत हुई जैसा यहाँ बताया गया, लेकिन मैं इतना वादा करके जाना चाहता हूं आपसे कि हर हालत में हम जल्दी ही आपके बीच में फिर आएंगे और हम लोग बैठकर विचार करेंगे कि आगे की रणनीति हमारी क्या होनी चाहिए। एक ऐसी सरकार जो बिना किसी अंकुश के काम कर रही है, उसके ऊपर लगाम लगाना जरूरी है। अगर महीने भर पहले किसी ने मुझसे कहा होगा कि आपको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, तो मैंने सोचा होता कि हंसी मजाक का मामला है। लेकिन जब सारे विपक्षी दलों ने लगभग दिल्ली में 2 दिन बैठकर विचार विमर्श किया और अंततः उन्होंने मेरे नाम को तय किया। मुझे याद है खड़गे साहब जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने फोन किया, शरद पवार साहब ने फोन किया, अब मुझसे कहा कि हम लोग चाहते हैं कि आप विपक्ष के उम्मीदवार बने, साझा उम्मीदवार राष्ट्रपति चुनाव के। तो मैं क्यों तैयार हो गया? मैं इसलिए तैयार हो गया कि ये जो संघर्ष है, उस संघर्ष की एक ये कड़ी है। इट्स ए लिंक इन दैट चेन ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। और इसीलिए अगर मैं पूरे मुल्क में घूम घूम कर अपनी बात रख रहा हूं, जिन बातों को जनता तक पहुंचना चाहिए, जिन बातों को विधायकों और सांसदों को ध्यान में रखना चाहिए वोट देते समय, उन बातों को मैं रख रहा हूं। अब मुझे बड़ा आश्चर्य है कि जो सरकारी पक्ष की उम्मीदवार खड़ी है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, राज से नहीं, बहुत दिन से, क्योंकि हमारा प्रदेश जो है झारखंड, उसकी वो 6 साल तक राज्यपाल थी। अक्सर मुलाकात बात होती रहती थी, बल्कि किसी ने सोशल मीडिया पर एक फोटो भी चलाया। वो हमारे शहर में जो विश्वविद्यालय है उसका कॉन्वोकेशन हो रहा था, और उस समय राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी जी। उनको मैंने ही आमंत्रित किया कि आप आइए कॉन्वोकेशन एड्रेस में, कॉन्वोकेशन में और एड्रेस कीजिए। तो उन्होंने हमारी बात मानी, वो आए। ये गवर्नर थे राज्यपाल की, इनको तो आना ही था। मैं लोकल एमपी था, मैंने उनको इनवाइट किया था, तो मैं था। तो वो एक फोटो है जिसमें कि पूर्व राष्ट्रपति के साथ आज के राष्ट्रपति के दोनों उम्मीदवार इकट्ठे हैं। इसीलिए वो शायद स्पेशल फोटो हो गई, चल रही है सोशल मीडिया में। व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत उनका सम्मान करता हूं, लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि वो किस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है, कौन सी विचारधारा है, मैं नहीं जानता हूं। इसलिए नहीं जानता हूं कि मैं जहां जाता हूं, अभी तक जहां जहां गया और देश के अनेक शहरों में गया, मैं हर जगह एक काम जरूर करता हूं एमएलए एमपी से मिलने के अलावा, वह है मीडिया इंटरेक्शन। मीडिया से जरूर मिलता हूं ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे। वो यहाँ आई थी ना, गुवाहाटी आई थी, यहाँ मीडिया इंटरेक्शन हुआ उनका, प्रेस के लोग बताएंगे। अब क्या उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की? नहीं की ना। आपको कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां जहां वो देश में गई हैं और मैं उनके पीछे पीछे गया, वहां मैंने पूछा कि क्या उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो बताया गया कि नहीं, उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो हम कैसे जाने कि व्हाट डज शी स्टैंड फॉर? ये पूरा देश जानना चाहता है कि व्हाट डज शी स्टैंड फॉर। वो बोलेंगी तब पता चलेगा। मैं बोलता हूं तो कुछ पता है कि
लोगों को पता है कि व्हाट डू आई स्टैंड फॉर। अगर बोलेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा, तो बोलती नहीं है। अब एक बड़ा प्रश्न है हमारे सामने, डू वी वांट ए साइलेंट प्रेसिडेंट इन राष्ट्रपति भवन? डू वी वांट ए रबर स्टैम्प प्रेसिडेंट इन राष्ट्रपति भवन? क्या इस तरह आज की असाधारण परिस्थिति, in the extraordinary times in which we are living, will such a president fulfill her responsibility to the Constitution? What is the biggest challenge that this country is facing today? That biggest challenge is to protect and preserve the Constitution which our forefathers have given us. That is the biggest challenge. और वो कौन करेगा? पहला जो स्टेज है वो है राष्ट्रपति का, बाद में कोर्ट्स। पहले स्टेज में राष्ट्रपति को करना चाहिए ना। अगर राष्ट्रपति रबर स्टैम्प बन जाएगा, अगर राष्ट्रपति कठपुतली बन जाएगा प्रधानमंत्री के हाथों में, तो कैसे इस फंक्शन को कर पाएगा? और इसलिए मुझे चिंता होती है, मुझे चिंता होती है कि अगर हमने सोच समझकर इस चुनाव में वोट नहीं दिया, अब वोट का क्या प्रावधान है? राष्ट्रपति के चुनाव में संविधान के मुताबिक आप जानते हैं प्रावधान यह है कि देयर विल बी सीक्रेट बैलेट। हर एमपी एमएलए जाएगा, सीक्रेटली अपने वोट को डालेगा, एंड देयर इज नो वेट। किसी पार्टी को यह अधिकार नहीं है कि वो अपने एमएलए एमपी को विप जारी करे। तो हमारे संविधान के निर्माता तो बहुत वाइज लोग थे, उन्होंने क्यों इस प्रकार का प्रावधान किया? Obviously because they wanted every elected representative, every member of the electoral college to exercise his mind, his or her mind, and then cast the vote. If there is no party whip, then why are you worried? Nothing can be done. किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए कि आपने किसको वोट दिया। आपका भी यह अधिकार नहीं बनता है कि आप बाहर निकल के बताएं हमने फला फला को वोट दिया। But we have to guard against malpractices. इसलिए कि इसमें भी कुछ ऐसे माइंड्स हैं who will try and find a way out. इसलिए मैं अपने साथियों के यहाँ पर सावधान करना चाहता हूँ कि जब यहाँ पर वोटिंग हो तो प्लीज बी वेरी वेरी वॉचफुल कि दुरुपयोग नहीं हो सीक्रेट बैलेट। तो सीक्रेट बैलेट है, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर कॉन्शियंस के अनुसार वोट देना है। And I am calling upon all electors, all members of the electoral college to use their conscience. अपनी अंतरात्मा की आवाज कृपया सुनो इस चुनाव में। क्या हमारे राष्ट्रपति चुन जाने के बाद ये सरकार गिर जाएगी? भारत की जो सरकार है, नहीं गिरेगी, वो चलती रहेगी, अपना कार्यकाल पूरा करेगी। लेकिन हमारे राष्ट्रपति चुने जाने के बाद एक दो चीजें बिल्कुल तुरंत होंगी। मेरे शपथ ग्रहण के दूसरे दिन एक तो सरकारी एजेंसियों का जो दुरुपयोग हो रहा है राजनेताओं के खिलाफ, वो रुक जाएगा। वो इसलिए नहीं रुक जाएगा कि कि मेरी कोई बड़ी शक्ति है, क्योंकि सब शक्ति के ऊपर एक जो शक्ति होती है वो होती है
नैतिक शक्ति, मॉरल अथॉरिटी, और उस मॉरल अथॉरिटी का उपयोग करके मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि इनका दुरुपयोग नहीं हो, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं हो। अभी आप देख रहे हैं सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का केवल ये मतलब नहीं हुआ कि किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ आपने केस कर दिया, इनका दुरुपयोग करके चुनी हुई सरकारें गिराई जा रही हैं इस देश में। मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार इन्होंने गिरा दी, कर्नाटका की सरकार इन्होंने गिरा दी, मेघालय की सरकार इन्होंने गिरा दी, गोवा की सरकार इन्होंने गिरा दी, अभी महाराष्ट्र की सरकार इन्होंने गिरा दी। महाराष्ट्र में जो शिवसेना के विधायक थे उनको इकट्ठा करके कहां लाया गया? आपके प्रदेश में। यहां पर बहुत दिनों तक वो रुके, क्यों? क्यों किसी ऐसे प्रदेश में नहीं गए जहां जो भाजपा शासित नहीं था? क्योंकि उनको यहां से पूरी मदद की उम्मीद थी और वो मदद उनको मिली। इसलिए जब ऐसा वाकया होता है तो एमएलएस को वो they herd them like cattle and take them to a safe place, which is generally a BJP ruled state. ये सब ईडी का खेल है, और इसीलिए आज अगर मैं लड़ रहा हूं राष्ट्रपति का चुनाव, तो मैं साफ शब्दों में आपसे कहना चाहता हूं कि आई एम नॉट ओनली फाइटिंग अगेंस्ट ए पॉलिटिकल पार्टी or its candidate, I am fighting the might of the government of India. That whole might is being used to ensure that somehow I don't win. और महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ वो इसी का एक उदाहरण है। And finally the cat is out of the bag because Shiv Sena has been forced, Uddhav Thackeray has been forced to make a statement कि वो एनडीए के कैंडिडेट का समर्थन करें। क्या हमारे देश में, मैं आपसे पूछना चाहता हूं आज के दिन, प्रजातंत्र इसी तरह चलेगा? क्या इसी तरह मनी पावर का, इसी तरह सरकारी पावर का दुरुपयोग होता रहेगा और हम चुपचाप खामोशी से उसको देखते जाएंगे? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा और पूरी शक्ति से इसको रोकने का प्रयास करूंगा। इसीलिए मित्रों, इसीलिए ये चुनाव एक असाधारण चुनाव हो गया है। इसीलिए इस चुनाव में there is much more at stake than merely the election of the President of India. और आप चुन लीजिए एक ऐसे व्यक्ति को जो कभी माइंड अप्लाई ही नहीं करेगा, जो सरकार कहेगी उसको सही मान लेंगे, तो फिर आने वाले दिन और भी भयानक होंगे। आई एम श्योर वी डोंट वांट दैट टू हैपन। और इसीलिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया कि दिस क्वेश्चन, दिस इश्यू नीड्स टू बी डिबेटेड among the people of the country, not only amongst members of the electoral college. ये तो 18 तारीख को चुनाव हो जाएगा, लेकिन this issue will remain, and it's our national duty, it's our pious duty to stand up and fight for the Constitution of India, to protect it, to preserve it, to safeguard it. जाएंगे हम वहां
जहां की हर खबर छुप जाती है और दिखाएंगे वो जो रहता है आपकी नजरों से ओझल। पहुंचेंगे हम पूर्वोत्तर के हर कोने में। Naga political issues. नॉर्थ ईस्ट की हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। एक पूरा पहाड़ नीचे आके रास्ते में जो भी आया उसको दबा के चला गया। नमस्कार, समाचार नॉर्थ ईस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता, स्टूडियो में मैं हूं दुर्मेश, मैं हूं रविंद्र चौहान, मैं रश्मि प्रिया शेर, मैं रश्मिता महन। समाचार नॉर्थ ईस्ट हर शाम 6 बजे। News to keep you ahead. Evening Prime, every day at 7 p.m. जाएंगे हम वहां जहां की हर खबर छुप जाती है और दिखाएंगे वो जो रहता है आपकी नजरों से ओझल। पहुंचेंगे हम पूर्वोत्तर के हर कोने में। Naga political issues. नॉर्थ ईस्ट की हर खबर से News at 5 in association with Accoland Amusement Park, Annapurna Foods, Junior Holics, and Biss Farm Biscuits. Opposition presidential candidate Yashwant Sinha in Assam to drum up support. Opposition parties in state, including the AIUDF, commit support to Sinha. Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma had hit back at the leader of opposition Mukul Sangma on border issues, says politicizing border agreement ridiculous. Assam police determined to thwart extortion activities by the Ulfa Independent will not take things lightly, says DGP Bhaskar Jyoti Mohanta. Complete chaos in Sri Lanka. Protesters stormed the Prime Minister's office, take over state-run TV channel. President Gotabaya Rajapaksa assures of resigning today. Big success in Manipur's war on drugs. Opium worth over rupees 10 crore in the international market seized by Imphal West Police. And Manipur government orders extension of summer vacation amid rising COVID cases. Positivity rate at 15% in the state. COVID numbers also continue to rise sharply in Sikkim. Meghalaya Chief Minister and NPP National President Conrad Sangma has lashed out at leader of the opposition Mukul Sangma for his remarks on the interstate border agreement with Assam. Well, Chief Minister Conrad Sangma said it was ridiculous on the part of the senior TMC leader to try and turn the interstate boundary pact between Assam and Meghalaya into an election issue. Now, the NPP National President further tore into Mukul Sangma, stating that the latter did not do anything to resolve the border issue, despite being at the helm of affairs for 8 years. It's very sad that the Trinamool Congress has made this statement because, to be very frank, when they were in power for 8 years, they didn't do anything about it. And now when finally something has happened, they just simply want to undo it because maybe they were not part of the actual solution at that point in time. I don't know why they are feeling this way. I think they should take it in a positive manner and be happy that we have finally found a solution to a very, very complicated problem like this. And I was going through the statements that have been made by the opposition leader, and he mentioned that the proper surveys and the maps
and the different kind of revenue maps should have been looked at. The maps and the reports that were made, these maps were made by them. And the reports that were submitted were those reports that were put in by them. Hence, if the revenue maps had to be seen, then they should have seen it in 2011-12. Now, after the maps and studies and the surveys were done by the government of Meghalaya, irrespective of Congress government or a NPP government or an MDA government, the point is that the government of Meghalaya in 2011 went through the revenue maps, went through whatever maps, and submitted a report to Assam saying that these are the areas of differences. And now those same people are saying that we should go back to the revenue map. Aren't you, kind of negating your own work and your own stand, the work that you did, the reports that you put in? Now you're telling us why did we accept those reports? So it's quite strange that the opposition leader has made these kind of allegations, because if he is making allegations, then he's making allegations against himself. So he's just trying to, make this an issue for the last many years, months. They didn't make this an issue, and now suddenly, maybe because elections are coming, they're trying to find what's happening, what's there, what issues to bring up. Maybe they're making this an election issue. I would urge them that these are not the kind of issues that one should look at. Well, Conrad Sangma also spoke on the second round of the border talks. We will take up, I think the flood situation is right now at our, as a priority for all of us. So we are trying to see that we're able to provide relief to the people and bring back life normalcy in the affected areas. And Assam, as you know, is still badly affected. And hence, once the flood situation improves, we will definitely take the discussions forward. Well, let's shift focus now. The Assam police will not allow a free run to the Ulfa Independent to carry out extortion activities. Responding to a query on the recent encounter between the Assam police and the Ulfa Independent cadres at Pengiri in eastern Assam's Tinsukia, DGP Bhaskar Jyoti Mohanta said that the police have been on a constant mission to combat extortion activities by the Ulfa Independent cadres. Well, he appealed to the people living in areas prone to such encounters to be alert at all times. DGP Mohanta further assured that the police will not lower its guards. We have seen a recent spurt in Ulfa-related activities in Eastern Assam. So what is your comment on that? This can be your next meal. It's not merely a spurt. Ulfa has been always trying to move about, do extortion and stuff like that. It is known thing. And so I wouldn't call it a spurt. But then, yes, there was an encounter some time back. Our people are also moving about, doing their patrolling, doing their daily chores. And police will not be doing nothing. I mean, they will not merely remain witness to activities which are not lawful, which are not correct, and which is against the integrity of the country. So police does its job. And during such regular patrolling, and there was an encounter. And so we have had some success in terms of unfortunate death of a Ulfa boy. But then that's the way it is. I mean, we carry on our work, and I request all people from this part, especially because they have certain locations where they traditionally hide and take shelter, etc. Especially because jungles are far too many. The terrain is very congenial for guerrilla warfare kind of activities. So we have challenges, but then we'll not keep. We will lower our guards. We'll carry on doing what we are doing. And I'm sure sense will prevail under Ulfa leadership. They'll come on negotiation. Now, on the other hand, the DGP also spoke on the probabilities of jihadi modules operating in Lower Assam. Now, speaking to Northeast Live, DGP Mohanta clarified that the modules which were busted in the recent months were in their preparatory stages. He added that several modules were busted in other states such as Tripura, Madhya Pradesh, and West Bengal. Well, all of which have connections with those nabbed in Assam.
Well, let's cut across live now to the Yashwant Sinha's visit here in Guwahati. He's addressing the media right now. दुर्भाग्य से मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं चाहकर भी उन सब राजधानियों में जाऊं जहां मेरा जाने का मन था। इसीलिए आपके माध्यम से हम वहां के लोगों को भी संबोधित कर रहे हैं। इस मीडिया इंटरैक्शन के बाद हम आपको एक लिखित स्टेटमेंट देंगे जो हमारी ओर से मीडिया के लिए यहाँ गुवाहाटी से जारी हो रहा है। लेकिन अभी आपने सुना कि मुख्य रूप से एमएलएज, एमपीज और बाकी लोगों की जो बैठक हुई इस हॉल में, उसमें मैंने अपनी बात कही है और मुख्य रूप से ये बात कही है कि ये चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव बहुत असाधारण परिस्थितियों में हो रहा है और सबसे बड़ा सवाल जो आज देश के सामने है वो ये है कि क्या हम अपने संविधान की रक्षा कर पाएंगे, क्योंकि संविधान के ऊपर जो आक्रमण हो रहा है वो और किसी के द्वारा नहीं बल्कि सरकारी पक्ष और सरकार के द्वारा हो रहा है। इसीलिए बहुत कठिन परिस्थिति है और इस कठिन परिस्थिति में राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर हमारे जो कांग्रेस और अन्य दलों के साथियों ने अपना सपोर्ट हमको दिया है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि देश की परिस्थिति को देखते हुए और संविधान की व्यवस्था को देखते हुए आज ये आवश्यक हो गया है कि हर एमपी और एमएलए अपने विवेक का उपयोग करें, अपने अंतरात्मा की आवाज सुने और उसको सुनते हुए, उसको मानते हुए अपने मत का प्रयोग करें। इस चुनाव में राजनीतिक दल कोई व्हिप जारी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो वोट है, मतदान है, वो सीक्रेट है। तो सीक्रेट वोटिंग है लेकिन व्हिप नहीं है और इसीलिए संविधान के निर्माताओं ने ये व्यवस्था की कि जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, एमपीज और एमएलएज हैं, वो अपने विवेक का इस्तेमाल करें। आज मैं उसी स्पिरिट को यहाँ पर इन्वोक कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि जिन लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से अपना समर्थन मुझे यहाँ पर व्यक्त करके दिया है, उसके अलावा बाकी जो लोग हैं इस राज्य में और नॉर्थ ईस्ट में, वो भी अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए अपने मत का प्रयोग मेरे लिए करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ममता बनर्जी द्रौपदी मुर्मू के बारे में सॉफ्ट है, शिवसेना भी द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट करने का ऐलान किया है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जहाँ तक शिवसेना का सवाल है तो आप जानते हैं कि वो पार्टी टूट गई थी, उनकी अपनी मजबूरी है, उस मजबूरी में उनको सपोर्ट करना पड़ रहा है। लेकिन मैं आपसे साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति चुनाव के ठीक पहले इस प्रकार की तोड़फोड़ जो हो रही है वो भारत सरकार के द्वारा की जा रही है। अपने शक्तियों का दुरुपयोग करके भारत सरकार कई लोगों के लिए एक परिस्थिति पैदा कर रही है जिसमें कि वो विवश हो जाएं, कंपेल हो जाएं अपना वोट उनको देने के लिए। जहां तक ममता बनर्जी का सवाल है, मैं आपसे स्पष्ट रूप में कहना चाहता हूं कि बंगाल से न केवल टीएमसी का बल्कि और भी बहुत दलों का हमको समर्थन मिलेगा इस चुनाव में। But the opposition's unity is visibly falling apart. If we look at Jharkhand Mukti Morcha, the TDP, everyone has come out openly in support of Mrs. Murmu.
Look, the opposition parties had got together in Delhi, as I mentioned, twice. Then they had some informal meetings. Jharkhand Mukti Morcha was a part of that. They have not yet said that they are either here or there. That is a stage. But they were part of the meeting. As far as which party did you name? TDP is concerned, they were not invited to the meeting. I did not organize the meeting. I did not know why they were not invited, but I am not surprised that they have decided the way they have decided. But let me tell you that this is a fight. This is a fight, and I am in this fight with all the determination which is needed. आम आदमी पार्टी समय आने पर अपने पत्ते खोलेगी. हाँ, साइलेंट है, मैं भी जानता हूँ. सर, आपने जिस लड़ाई की बात की उससे पहले भी जो अपोजिशन के जो दल है, छोटे बड़े जो भी दल है, वो अलग हो रहे हैं. ऐसे में लगता है कि आपकी जो लड़ाई है मंजिल तक पहुंच पाएगी. अभी मैंने ये इसका सवाल का जवाब दिया. देखिए, जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में जितने दल थे, उसमें से एक ही दल है जो कि अभी अलग थलग नजर आ रहा है, और वो है शिवसेना. लेकिन मैं साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि तेलंगाना राष्ट्र समिति विपक्ष की उस बैठक में नहीं थी. लेकिन अगर मेरा भव्य स्वागत हुआ कहीं पर, तो हैदराबाद में हुआ, और केसी रामाराव जो उसके हेड हैं और चीफ मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा किया गया. You also said that if you become the president, you will oppose the CA, you will refuse it back. So, I said, I told you very clearly, and I am repeating, that if ever that law came back to Rashtrapati Bhavan, I will find it difficult to approve. अब वो क्या आरोप है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आज मैं उनके विधायकों से मिला और उन सब लोगों ने मुझे आश्वस्त किया है, एश्योरेंस दिया है कि वो मेरे लिए वोट करेंगे. ठीक है सर, धन्यवाद. धन्यवाद. हमारे मीडिया डिपार्टमेंट से Well, opposition presidential candidate there, Yashwant Sinha, addressing a press conference at Kolakshetra. We will get you all the updates from there later. For now, let's move on. Well, complete chaos and total collapse of law and order is being witnessed in the island nation of Sri Lanka, with thousands taking to the streets in Colombo. Well, chaos reigned supreme on the day Sri Lanka Prime Minister Ranil Wickremesinghe was appointed the acting president. Well, in fact, shortly after taking over as the acting president, Wickremesinghe declared a state of emergency in Sri Lanka amid massive protest on the streets of capital Colombo. Well, as per the latest reports coming in, protesters have breached the premises of Sri Lankan Prime Minister's office in Colombo and raised flag atop the building. But Sri Lanka's anti-government protesters also broke into the main state television station and briefly took over broadcast. Now, meanwhile, amid the chaos, reports came in that President Rajapaksa has escaped to the Maldives. Well, thousands of protesters took to the streets of Sri Lanka's capital demanding President Gotabaya Rajapaksa's immediate resignation. And only this, the protesters also stormed into Prime Minister Ranil Wickremesinghe's residence. And amid tight security at the residence of the Prime Minister, security forces had to resort to tear gas shells and water cannons to disperse the crowd when they tried to enter the Prime Minister's home. And as per the latest inputs, Sri Lanka Speaker Mahinda Ayappa Abe Wardena has informed that President Gotabaya Rajapaksa will resign today as promised. Well, earlier in the day, gunshots were heard as protesters gathered outside Sri Lankan Prime Minister's residence in Colombo.
it's a huge victory for us because we are waiting for a long time for the victory. This is people's power, 100% people's power. The government of Sri Lanka, they did very, very dangerous things. So people are coming here to punish them and take the power of people ourselves. This is, for example, for other countries and the other governments, which is if you do the wrong things, people will come to the road and they will take the power to themselves. There was a deal going on that Prime Minister and the President, they were conspiring against the people, and they promised to, especially the President, promised to resign on 13th of July. But he didn't do that. So you can see that people are so angry and frustrated with the system, with the President's decision. So they just occupied Prime Minister's office. On one hand, the economic crisis completely ignited the kind of pressure in amongst people, and at the same time, the kind of lies these. Well, then earlier, protesters stormed into the state-run TV channel Rupa Vahini in Colombo. Protesters took control of the broadcast briefly, even coming live on air. Well, the government-run TV station was then forced to go off air as thousands of angry protesters surrounded the national TV station. අරිලේගහ මන්දිරේ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය ජනතා සතු කරගෙන අවසන්. ඉතින් අපි රූපවාහිනියකට ආවේ එක දෙයක් කියලා රූපවාහිනියකට අපි ඇවිල්ලා කිසිම විදිහේ ගල් කැටයක්වත් අපි කියන්නේ ගල්. Well, may be recalled here that President Gotabaya Rajapaksa fled the country earlier today along with his wife and 2 bodyguards. Now, as per reports, the Maldives will be a stopover for Rajapaksa and he will be leaving for his final destination soon. Well, it may be mentioned here that Rajapaksa, who has agreed to step down with a precondition that his family will be allowed a safe exit from the country, is likely to resign today. Well, Sri Lankan lawmakers agreed to elect a new president next week, but so far is struggling to decide on the makeup of a new government to lift the bankrupt country out of economic and political collapse. For days, people have flocked to the presidential palace almost as if it were a tourist attraction, swimming in the pool, marveling at the paintings, and lounging on the beds piled high with pillows. At one point, they also burned the Prime Minister's private home. While lawmakers agreed late on Monday to elect a new president from their ranks on July the 20th, they have not yet decided who will take over as the Prime Minister and fill the cabinet. And meanwhile, the Indian High Commission in Sri Lanka has dismissed baseless and speculative media reports that said that India has facilitated President Gotabaya Rajapaksa's exit from the country. Now, according to reports, Gotabaya had fled the crisis-hit island country hours before he was scheduled to resign from the post. And taking to Twitter, the Indian High Commission in Sri Lanka stated, and I quote, "The High Commission categorically denies baseless and speculative media reports that India facilitated the recent reported travel of Gotabaya Rajapaksa out of Sri Lanka. It is reiterated that India will continue to support the people of Sri Lanka as they seek to realize their aspirations for prosperity and progress through democratic means and values, established democratic institutions, and constitutional framework," unquote. Now, President Gotabaya Rajapaksa and his wife, along with his 2 bodyguards, traveled to the Maldives after full approval of the country's defense ministry, Sri Lanka officials had confirmed earlier in the day. Well, in a statement, the Sri Lankan Air Force also said that the move was done under the executive powers vested with the president. And big breaking news. In a massive breakthrough in the war on drugs, the Imphal West Police seized over 136 kg of opium, estimated to cost a whopping of rupees 10 crore in the international market. Now, according to Imphal West Police, SPK Shivakanta, the contraband was seized last evening around 6:30 p.m. from the Mithuthong area.
Well, the operation was launched by a team of Imphal West Police based on specific inputs. The team conducted a surprise frisking and checking of vehicles. It was then that the police intercepted a suspicious truck at the checkpoint. Now, on thorough search, the police recovered the opium concealed in 138 cases. Imphal West District Police yesterday carried out an operation based on specific information about a transportation of contraband items. So a strong team of commando teams along with our gazetted officers rushed to Minuthong area and intercepted a Tata truck bearing registration number RJ19GG0025 while it was coming from North AOC towards this Minuthong near MMT area. Upon opening the iron cover of the modified box, it was found that it was found that 131 packets of suspected opium packed in brown cello tape were found in that particular compartment. So again, we conducted search over the vehicle, and another 7 packets of suspected opium packets were found concealed inside the front dashboard of the vehicle. So the total weight of the total 138 packets of suspected opium packets is found to be 136.03 kg. And shifting focus to Manipur now, with the recent surge in the absolute number of positive COVID-19 cases with test positivity ratio over 15%, the state government has ordered schools to remain closed till the 24th of July in view of the health safety of the students. Well, earlier, the Director of Education Manipur had notified that the schools will reopen for classes after the summer vacations on the 16th of July. Now, with the fresh order, schools will have to remain closed for another 10 days. And to make matters worse, children under the age of 12 have not been vaccinated with the COVID vaccine, making them much more vulnerable to infection. And moving on now, several localities in Guwahati are all set to undergo name change. After the suggestion by the Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma, the Guwahati Municipal Corporation has decided to rename 8 localities in the city. Now, as per reports, Sarabhati will be renamed as Arya Nagar, and on the same note, Kalapahar will be renamed as Nilachal Nagar. Now, apart from them, 6 other places in Guwahati will undergo a name change. ইতিমধ্যে আমি কালি আমাৰ সাধাৰণ সভা অনুষ্ঠিত হৈছিলে আৰু তাতে আমাৰ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ তথা স্থানীয় ৰাইজৰ মানে বিভিন্ন ধৰণৰ এক আবেদন আছিলে যে আমি কিছু ঠাই আৰু নতুনকৈ কিছুমান ৰাস্তাৰ নামাকৰণ কৰিব লাগে আৰু গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ আইনমতে সেইটো আমাৰ কৰা যায় সেইকাৰণে আমি যিটো চাৰাববাতি বুলি কোৱা হয় চাৰাববাতিৰ জায়গাত আমি আৰ্যনগৰ আমি নামাকৰণৰ আমি প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছোঁ ইতিমধ্যে আমাৰ সাধাৰণ সভাই এইটো গৃহীত কৰিছে ঠিক তেনেদৰে কালাপাহাৰ অঞ্চলটো যিটো আছিল কালাপাহাৰৰ যিটো আমাৰ নীলাচল নগৰ হিচাপে আমি এইটো নামাকৰণ কৰাৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু তাৰ লগতে আমাৰ যিটো আমাৰ উলুবাৰী কছাৰী বস্তিৰ যিটো আমাৰ বৰঠাকুৰ মিল ওলাই সেই ৰাস্তাটোৰ নাম নাছিলে তাতে এটা বাথৌ মন্দিৰ এটা আছিল সেই বাথৌ মন্দিৰ পথ আমি কৰিছোঁ আৰু এটা ঠিক আমাৰ বিকে কাকতি ৰোডৰ এটা বাইলেন আছে তাতে আমি পবিত্ৰ পথ হিচাপে নামাকৰণ কৰিছোঁ আমাৰ ৰিহাবাৰী অঞ্চলত আমাৰ জানে তাতে আমাৰ ভৱতৰণ দাস আৰু অসম গণ পৰিষদৰ 1985 চনৰ জন্ম লগ্নৰ পৰা জড়িত তেখেতৰ এটা ব্যক্তি তেখেতৰ নামত এটা বাইলেন আমি তেনেকৈ কৰিছোঁ আৰু এছএছ ৰোডৰ কথাটো আহিছিলে এছএছ ৰোডৰ আমাৰ কিছু কথা আলোচনা কৰিব লগা আছে তেনেকৈ আমাৰ 4-6টা মান ৰাস্তা আমি তেনেদৰে ইতিমধ্যে আমি সলনি কৰাৰ কাৰণে আমি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছোঁ এতিয়া পৰৱৰ্তী সময়ত আমি যিখিনি কৰিব লগা আছে আমি নিশ্চয়কৈ কৰি এইখিনি নামাকৰণ আমি সলনি কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ Now let's listen into what the general public feel about the proposed name change. बहुत संतोष है हम लोग 40 साल यहाँ भी बीत गया है लेकिन इस नाम अच्छा नहीं लगता है इसलिए आर्या नगर जो नाम दिया है इससे हम लोग बहुत खुश है सरबटी अच्छा नहीं लगता है नाम हम संतुष्ट है अभी ये नाम तो चेंज होना चाहिए क्यों ये हम लोग का भी बोलने में थोड़ा शर्म लगता है शराब भाटी ये नाम तो पहले भी आया था इंटरव्यू लेने के लिए और में भी हम लोग बोले थे
ये जगह का नाम चेंज होना चाहिए। नाम तो अच्छा है, आर्यनगर नाम से संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। हाँ, आर्यनगर तो अच्छा नाम ही है, सराबटी से तो अच्छा है, तो हम तो खुश है आर्यनगर जो दिया है। सराबटी का तो नाम नहीं जा रहा है, वो सब आदमी सराबटी का नाम से जानता है अभी भी। जो पहले का सराबटी जो नाम है, वो सराबटी बोलने में हम लोग का खुद शर्म लगता था। जो शराब का भाटी है नहीं कि वहाँ में, वो चेंज करके जो आर्यनगर दिए, वो हम लोग बहुत खुश है। नगर है उत्तम है, आर्यनगर है यदि, लेकिन वो जो आगे शराब भट्टी नाम था वैसे हम लोग बहुत सोच रहा ये वो शराब भट्टी कोई नाम होता है क्या, क्योंकि हम लोग कहीं जाने पर शराब भट्टी बोलने में भी खुद का शर्म लगता रहा। लेकिन आर्यनगर हुआ, आगे से भी इसका एथी किया गया था, आर्यनगर हुआ यदि, तो हम लोग बहुत संतुष्टि से। बढ़िया है, अच्छा है। नीलांचल तो माँ कामाख्या का वो पहाड़ का नाम है, तो बढ़िया है। हाँ, एक बार थोड़ा दिक्कत होगा, उसके बाद में सबका हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, नाम हो जाएगा तो, है कि नहीं? तो उसमें क्या परेशानी होगा, एक बार चेंज करना पड़ेगा एड्रेस सबको, है ना? जब पूरा कागजूम हो जाएगा तो नाम चेंज कर देंगे, काला पहाड़ एड्रेस की जगह नीलांचल नगर वो कर देंगे, क्या तकलीफ है? ये हम भी सहमत है। कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि नीलाचल पहाड़ तो ऐसे भी है ही है कामाख्या मंदिर, तो ये तो काला पहाड़ नाम क्या प्रॉब्लम है और लोग को चेंज करने का? काला पहाड़ रहने से अच्छा लगता है। Well, Haflong, which was hit by heavy floods and landslides back in June, is fast limping back to normalcy. While restoration work is fast going on at many points, the work at the lower Haflong Mahadev Tila Road is expected to be completed soon. While the restoration work of which was initiated by the Chief Executive Member and the executive members of the North Kachhar Hills Autonomous Council is going on in full swing, with a large chunk already completed. Now, once completed, the road will benefit the people of the villages of Muholhoi, Tula Ramrajali, the Endi Raji, and Sonpijang, as more than 20,000 people are dependent on the road for commuting. Well, the road was heavily affected by floods and landslides earlier this year. However, the fast pace of the restoration work has brought the situation in the region almost back to normal. दीमा हासों में बहुत सारा लोकेशन में जो है लैंडस्लाइड के कारण रास्ता जो है वास्तव हो गया है। ठीक वैसा ही मोलोई बाया लोअर हाफलोंग होके महादेव तेरा जाने वाला एक रास्ता था। एनईसी का एक प्रोजेक्ट था, उस वक्त इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में लगभग 12 साल लग गया था। उसके बाद एक रास्ता बन गया था जो लोगों के लिए अल्टरनेटिव, हाफलोंग मेन टाउन में ना घुसते हुए एक अल्टरनेटिव रूट हिसाब से इस रूट को एक विकल्प हिसाब से लिया गया था। लेकिन वो रोड भी इस लैंडस्लाइड ने पूरी तरह से नस-धस कर दिया है। लेकिन अभी जो है फिलहाल रिस्टोरेशन का काम चलते-चलते 2 महीने के बाद ये रास्ता जो है फिर से सही सलामत बनने जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग यहाँ का गाँव वाले लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि कितना दिन लगा और कब हुआ था। ये तो मई इस साल की बारिश में हुआ था। वो पूरा ये देख के ये पत्थर का ऊपर में है ये रास्ता, तो ये बारिश का वजह से पूरा दब गया ये जगह। तो रिस्टोरेशन के लिए सीएम सर का ने कुछ ईएम इंचार्ज पीडब्ल्यूडी का भेजा था, स्पॉट में आके देखा था, तो विद इन मंथ्स में कंप्लीट होना था। इसलिए आफ्टर एक सप्ताह का बाद में तो यहाँ आना जाना हो जाएगा। एक बार बता दो जरा यहाँ पे कितना सारा पॉपुलेशन है और इस रास्ता ना होने की वजह से क्या क्या तकलीफें होना पड़ा? इस रास्ता पे जैसे कि ये तुलाराम, एनडी राजी और कोलवेंग, मोलहोय और महादेव पिला और सब के लिए ये सबवे ही है, अल्टरनेटिव रास्ता ही है था। ये नहीं होने का कारण बहुत दिक्कत मिलता है पब्लिक को ना। ये हो जाने से बहुत आराम मिला। हो जाने से तो ये बहुत सुविधा होता। जी बिल्कुल, ये थोड़ी देर बाद लगातार दिन रात काम करने के बाद यहाँ पे 2 कलवर्ट भी बनाया गया है। वो कैमरा में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे, और ऊपर में तो जहाँ ट्रक खड़ा है वहाँ पर भी एक कलवर्ट बनाया है, और जिस जगह पे हम लोग यहाँ मौजूद है उस जगह में भी एक कलवर्ट बनाया है, और ताकि यहाँ का जो पानी आने का जो है ड्रेनेज सिस्टम जो है वो सही सलामत रहे। और एक तरफ हम देखें तो दीमा हासों में बहुत सारा लोकेशंस में जो रेस्टोरेशन का काम अभी जारी है। Now, meanwhile, even as large-scale restoration work is underway in Dima Hasao, the North Kachhar Hills Indigenous Students Forum told today submitted a memorandum to the NC Nazreen Ahmad demanding immediate submission of the NHAI effective compensation estimates and other national highway-related issues.
Well, the NCHISF also demanded for the immediate release of financial assistance of all the displaced families whose houses were damaged due to landslides and flash floods. Well, the NCHISF demanded for the submission of the NH54E compensation estimate bill to NHAI within 15 days and the release of all the necessary compensation before the commencement of the 4-lane balance work as agreed in the meeting. Well, the NCHISF also sought for the immediate release of financial assistance of all families whose houses were damaged by landslides or floods. NCL इंडिजिनस यूनियन फोरम और NCL इंडिजिनस वुमेन फोरम के साथ में सब गाँव बड़ा नेशनल हाईवे इफेक्टेड का गाँव बड़ा लोगों के साथ मीटिंग किया था। तो उस मीटिंग में हम लोग 7 डिसीजन बनाया है कि एक नंबर है कि जो नेशनल हाईवे का कॉम्पेंसेशन जो 23 जनवरी 2022 इस साल में जब चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा सर का चेयर का अंदर में जो डिसीजन बनाया था उसमें ये क्लियरली बताया था, डायरेक्शन दिया था कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम से हम लोग का प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनसीएस ऑटोनोमस काउंसिल को डायरेक्ट करके ये जितना खराब होने वाला जगह का एस्टीमेट डैमेज हुआ था उसका एस्टीमेट सबमिट करके नेशनल हाईवे आरओ के पास में सबमिट करेगा और वो कॉम्पेंसेशन देने के लिए ये बातचीत हुआ था। And that's all we have for you on the bulletin. I'm Aaron Lingdo. News and updates continues. Tupul railway yard where this massive landslide took place. There was a camp of the territorial army. There were camps of the railway. The landslide started